हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानस्त्री। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट का क्लास, जिसमें हम देखेंगे असेसमेंट इन पेडागोजी। सो ये पार्ट सी है आपका, जिसमें आज आप देखेंगे फीडबैक डिवाइस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होती हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, गाइडेंस को हम फीडबैक डिवाइसेस के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, पोर्टफोलियोज़ क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या होते हैं, फील्ड एंगेजमेंट क्या होता है रिविक्स का, और आपका कंपेटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है, और आईसीटी रिसोर्सेज क्या है। ये सारा सिलेबस है पार्ट सी का। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि असेसमेंट क्या होता है। सो असेसमेंट को आप पिछले वाले क्लास में समझ चुके हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी जिसका हम एवेलुएशन कर रहे हैं या जिसको हम पूरी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको डिटेल में, वो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिटेल में किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं कि ये कैसा है। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एजुकेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, डेटा को गैदरिंग करते हैं, उस प्रोसेस में गैदरिंग करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग करते हैं, और जिस इंफॉर्मेशंस का यूज करते हैं कि जो भी बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी एजुकेशनल टास्क के लिए, तो उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे असेसमेंट करते हैं। सो असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी नॉन ऑब्जेक्टिव के लिए उस प्रोसेस में नॉन ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे उद्देश्य हैं या जो हमारे गोल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, नॉन होते हैं, उनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, और उस प्रोसेस में हमारा अचीवमेंट क्या है, हमारा प्रोग्रेस क्या है, उसके बारे में उस सिचुएशन में जब हम टेस्ट लेते हैं या टेस्टिंग करते हैं तो उसको हम असेसमेंट बोलेंगे। इन एजुकेशन द टर्म असेसमेंट रिफर्स टू द वाइड वेराइटी ऑफ मेथड्स और टूल दैट एजुकेटर यूज टू evaluate, measure and document the academic readiness, learning progress, skill acquisition and education need of student। तो किसी भी स्टूडेंट की क्या नीड्स हैं, क्या उसकी लर्निंग में प्रोग्रेस है, उसकी स्किल को एक्वायर करने का कैपेसिटी क्या है, वो कितना रेडी है पढ़ने के लिए, इन सारी चीज़ को अगर आप एवेलुएट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे असेसमेंट कहेंगे। सो असेसमेंट में ही एक आगे शब्द आता है आपका, यहाँ पे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन। तो पेडागोजी ऑफ एजुकेशन का हम असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, और टीचर जो पढ़ा रहा है उसका भी आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसको इवैल्यूएशन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फीडबैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे दो तरह का फीडबैक दे सकते हैं, क्या मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं बुरा पढ़ा रही हूँ। तो ये जो फीडबैक आप दे रहे हैं, ये भी अपने आप में क्या है, एक असेसमेंट का तरीका है। सो फीडबैक इज प्रोवाइडिंग इफेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑन समवन्स परफॉर्मेंस। ठीक है, अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस के बारे में जो आप मुझे फीडबैक देंगे वो क्या है, एक तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसे ही अगर आप लोग टेस्ट देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका परफॉर्मेंस कैसे है। सो फीडबैक को बेसिकली हम किसी के भी बारे में इफेक्टिव इंफॉर्मेशन को जानने के लिए यूज़ करते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड ऑलवेज फाइंड समथिंग पॉजिटिव, एंड सेकेंडली वी शुड रिमेंबर टू अवॉइड गिविंग सिंपल एडवाइस। ठीक है, तो फीडबैक देने में हमें एक सादा सी कोई बहुत राय नहीं देना, किसी को एडवाइस नहीं करना है, इवन हमें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से किसी को फीडबैक देना है। ठीक है, अब फीडबैक से ही रिलेटेड आगे एक शब्द आता है जिसे आपके इसमें लिखा हुआ है फीडबैक डिवाइसेस। ठीक है, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि फीडबैक का मतलब तो आपको समझ आ गया कि आप किसी को पॉजिटिवली बता रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ा रहा है या कैसा पढ़ा रहा है, क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो दूसरा शब्द है यहाँ फीडबैक डिवाइसेस, फिर क्या होता है। सो फीडबैक डिवाइसेस का जो गाइस यहाँ पे मतलब है वो ये है कि जैसे आप फीडबैक दिए आपने मुझे, तो फीडबैक देने के लिए आप किसी डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़ोन में बात करने, अगर किसी से आपको बात करना है तो आप एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम फ़ोन है। जब आप पेन ड्राइव एक डेटा इधर से उधर ले जाते हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव किसका काम करती है, कंप्यूटर में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए इधर से उधर, तो वो क्या है, डिवाइस है। इसी तरह से जब आप किसी को फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप किसका यूज़ कर रहे हैं, डिवाइस
का यूज कर रहे हैं। तो ये डिवाइस क्या हो सकती है, किस तरीके से आप किसी को फीडबैक दे सकते हैं, तो इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप अलग अलग तरह की फीडबैक डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। आपका टीचर आपका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आप खुद अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आप फॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। सो बहुत तरह के टाइप्स होते हैं जिसमें हम फीडबैक डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, रूबिक्स हो गया आपका, ठीक है, और आपके रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हो गए। ये सब क्या होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, जिन डिवाइसेस का यूज करके आप किसी के बारे में किसी को बता सकते हैं। ठीक है, सो नाउ आई थिंक क्लियर। अब देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी फीडबैक डिवाइसेस के। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ, तो किसी भी फीडबैक डिवाइस में क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली जो बात है वो गोल रेफरेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बेसिर पैर की बातें करेंगे। आप जब किसी के बारे में किसी को बताएंगे तो वो इट शुड बी गोल रेफरेंस्ड, यानी कि पर्टिकुलर किसी गोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, नेट के बारे में बात करते हैं, तो हमारा गोल है नेट, तो हमारी जितनी भी बातें होंगी भी किस कॉन्टेक्स्ट में होती हैं, नेट के रिलेटेड होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी आप किसी को फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं वो गोल रेफरेंस्ड होना चाहिए। इट शुड बी टेंजिबल एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि एकदम से एक्यूरेट होनी चाहिए और बाइजनेस नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एक्शनेबल होनी चाहिए, यानी कि आप इस पर एक्शन ले सकें। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने कहा कि आप मुझे फीडबैक दीजिए कि मैं इस पीपीटी को और बेटर कैसे कर सकती हूँ, तो किसी बच्चे ने कहा मैम इसको आप और कलरफुल कर दीजिए। तो ये जो कलर वाला आइडिया आया ये कैसा है, एक्शन लेने जैसा है, तो आप एक्शनेबल होनी चाहिए। अब किसी पर्सन ने कहा मैम एक काम करिए कि आप इसमें से कुछ भी नहीं दिखना चाहिए और सिर्फ आपकी वॉइस आनी चाहिए, हमें पीपीटी में देखना कुछ भी नहीं है, तो इस तरह का एक्शन लेने में भी मुझे भी प्रॉब्लम होगी। तो एक्शन लेनी जिसको भी आप फीडबैक दे रहे हैं वो एक्शनेबल होना चाहिए। फोर्थ है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कि उसको यूज़ भी किया जा सके, टाइमली होना चाहिए, जिस टाइम में जब यूज़ किया जा रहा है। जैसे आज अगर आपका टेस्ट लिया गया है तो आज ही आपको फीडबैक देनी चाहिए। ऑन गोइंग होनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी पे फीडबैक देनी चाहिए, और ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार ये चेंज ही हो जाए, है ना, तो ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार एक जैसा ही रहना चाहिए। जैसे अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो पॉजिटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो जब भी आप किसी को फीडबैक दें तो या आपको कोई दे रहा है तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होनी ही चाहिए। ठीक है, अब और कितनी तरह की फीडबैक हो सकती है या कितने तरह का असेसमेंट हो सकता है, इसमें टीचर आपका असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कंटिन्यूस असेसमेंट ले सकते हैं, आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, इसके साथ आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप रिफ्लेक्टिव जर्नल बना सकते हैं, आप रिविक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ का क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो ये सारी एक तरीके से डिवाइसेस होती हैं, तो इन डिवाइसेस का यूज करके आप किसी को फीडबैक दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी को फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए हमने पोर्टफोलियो का यूज़ किया, ठीक है, तो पोर्टफोलियो में आपने 10 लोगों का पोर्टफोलियो देखा और पोर्टफोलियो देखने के बाद आपने कह दिया कि ये इसमें ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, ये बुराइयां हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत, तो इस तरह से आप किसी का फीडबैक दे सकते हैं। तो इन सारी डिवाइसेस का हम यूज़ कर सकते हैं। और टाइप्स की अगर बात करें तो जो फीडबैक डिवाइसेस हैं वो बहुत टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल जैसे कि आप बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किसी को दे रहे हैं तो फॉर्मल फीडबैक डिवाइस हो जाएगा। आप किसी को आप इनफॉर्मल बता रहे हैं तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। कोई टीचर किसी बच्चे का कर रहा है तो वो टीचर से रिलेटेड डिवाइस हो जाएगा। के साथ साथ अगर आप किसी बच्चे से पूछ रहे हैं वो आपको फीडबैक दे रहा है तो वो पीयर फीडबैक हो जाएगा। प्लस अगर आप किसी से ये कह रहे हैं कि क्लासेस के बाद में टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका यूनिट टेस्ट लिए जा रहे हैं तो वो आपका यहाँ पे फॉर्मेटिव हो जाएगा, और अगर आपका बाद में लिया जा रहा है तो वो समेटिव हो जाएगा। तो इसलिए बहुत डिफरेंट टाइप के आपके फीडबैक डिवाइसेस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ फीडबैक हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो फीडबैक के टाइप्स हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किसी भी फीडबैक डिवाइस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने ज़रूरी हैं। तो जब भी आप किसी को फीडबैक देना है आपको, ठीक है, आपको फीडबैक डिवाइसेस का यूज़ करना है तो इस तरह का होना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, प्लस ये टाइमली होनी चाहिए। तो ये जो सारे क्राइटेरिया हैं कि ये
क्राइटेरिया एक फीडबैक डिवाइस जरूर पूरी करती हो, तभी हम उसको एक अच्छी फीडबैक डिवाइस मानेंगे। जैसे मान लीजिए मैं फीडबैक डिवाइस का यूज कर रही हूँ कि मेरे पास ये एक सीट है और इस सीट पे बच्चों के बारे में मुझे फीडबैक लिखनी है। तो स्टूडेंट, मेरे पास सपोज 3 स्टूडेंट हैं, ए, बी और सी। अब इन तीनों के लिए मैं क्या बना रही हूँ, फीडबैक डिवाइस ये मैंने बनाई है और इसमें मैं उनको मार्क्स दूंगी ग्रेड प्लस में, प्लस में और माइनस में। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना ली, एक फीडबैक देने के लिए एक अपनी शीट बना ली। अब स्टूडेंट ए के जो मार्क्स हैं मैथ में, तो उसमें मैंने उनको प्लस दे दिया। ठीक है, अब उनके जो साइंस में मार्क्स हैं उसको मैंने माइनस कर 0 कर दिया, सपोज उनके अच्छे मार्क्स नहीं है, और इसका मैथ में बहुत अच्छा है तो इसको प्लस कर दिया। तो ये जो तरीका मैंने यूज़ किया वो क्या है, एक डिवाइस बनाकर मैं किसी को कर रही हूँ। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर मैं इसका यूज़ कर रही हूँ तो ये स्पेसिफिक है, यानी कि किसी जिस पर्पज के लिए बनी है उसी पर्पज को पूरा कर रही है। क्या ये मेरी टीचिंग लर्निंग को सपोर्ट कर रही है, क्या ये टॉपिक से रिलेवेंट करती है कि नहीं करती है, क्या ये इंफॉर्मेटिव है, क्या ये एक्यूरेट और अंडरस्टैंडेबल है। अगर इसमें ये सारी क्वालिटी नहीं है तो आप ये कह देंगे कि एक अच्छी फीडबैक डिवाइस की क्वालिटी नहीं है। तो इसलिए आप किसी भी फीडबैक डिवाइस की क्वालिटीज को इसके आधार पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाइस एक टॉपिक है कि क्या फीडबैक डिवाइसेस में कि क्या हम गाइडेंस को एज ए फीडबैक डिवाइस यूज कर सकते हैं, कि जब आप टीचर या किसी स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि उसको लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो गाइडेंस भी फीडबैक डिवाइसेस में आता है, क्योंकि हम गाइडेंस के द्वारा जान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है कि गाइडेंस को भी एक फीडबैक डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोर्टफोलियो। सो ध्यान रहेगा कि पोर्टफोलियो एक फीडबैक डिवाइस है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना है। ये 3 टॉपिक आपको बहुत ठीक से समझने हैं, पोर्टफोलियो, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एंड आपका रिविक्स। इससे क्वेश्चन अगेन एंड अगेन आ रहे हैं, सो इसको बहुत ही ठीक से समझेंगे, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो देखते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। सो पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट exhibits the students' efforts, progress and achievement in one or more areas. सो पोर्टफोलियो क्या होता है, एक पर्पजफुल कलेक्शन होता है। तो इसमें क्या है कि पर्पजफुल, किसी पर्पजफुल काम के लिए, ऐसा नहीं है कि हम इसको इनफॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि इसको पर्पसफुल तरीके से स्टूडेंट जो काम करते हैं उनके एफर्ट्स, उनकी प्रोग्रेस और उनके अचीवमेंट को एक या एक से अधिक एरियाज में जो उन्होंने काम किया होता है उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्डेड करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। द कलेक्शन मस्ट इंक्लूड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन सेलेक्टिंग कंटेंट, द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, द क्राइटेरिया फॉर जजिंग मेरिट एंड एविडेंस ऑफ स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी स्टूडेंट ने किस कंटेंट्स में या किस क्राइटेरिया में अपने आप को उसका सिलेक्शन हुआ है या उसकी क्या प्रोग्रेस रही है, वो उसकी टोटल, तो उसमें हर चीज़ का क्या रहता है, कलेक्शन रहता है कि किस मेरिट, किस एविडेंस के आधार पे उसका वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी क्लास में एक बच्चे के 90% मार्क्स हैं। ठीक है, दूसरे बच्चे के 50% मार्क्स हैं और तीसरे बच्चे की 40% मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चा है ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है और ये थर्ड आता है रैंक में। तो अगर आप मार्क्स देखेंगे तो इसके 90 हैं, इसके 50 हैं, इसके 40 हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना कम है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, एक तरीके से यहाँ पे बच्चे का जो मार्क्स हैं और जो उसकी रैंक है दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इस तरह का हम जब इसमें लिखते हैं पोर्टफोलियो में तो इसमें डिटेल में लिखा जाता है। जैसे रिज्यूमे जो होता है, रिज्यूमे में हम क्या लिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में लिखते हैं। तो रिज्यूमे से थोड़ा सा ये डिटेल में लिखा जाता है पोर्टफोलियो, और ये टीचर्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, स्टूडेंट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। सो पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ वन ऑफ द सेवरल ऑथेंटिक एंड नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट टेक्निक इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो पोर्टफोलियो एक नीट टेक्निक है और ये कैसा है, नॉन ट्रेडिशनल है। ठीक,
ठीक है, ये पहले से नहीं आ रहा है, ये भी नया नया है और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ से पता चल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं और फैशन डिज़ाइनिंग में आप अपना रिज्यूमे लेके पहुँच जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में अगर आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपने काम किए होते हैं, जैसे आपने सपोज कोई प्रोजेक्ट किया तो उस प्रोजेक्ट की छोटा सा आप वहाँ पे उसमें क्या क्या आपने काम किए हैं उन सब की फ़ोटोज़ या उसका सैंपल, ये सारी चीज़ें आप लिख कर लगा कर ले जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दिखता है। तो उसको हम पोर्टफोलियो का टाइप कह सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं एक पोर्टफोलियो के। सो अ पोर्टफोलियो इज़ अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट दैट स्टूडेंट डू टुगेदर विद देयर टीचर्स। तो अब इसकी फीचर सबसे अच्छा यही है कि ये जो बच्चे हैं वो टीचर्स के साथ मिलके करते हैं, ठीक है। तो जब बच्चे टीचर्स के रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो में इन जो रिफ्लेक्टिव जर्नल एंड रूब्रिक्स है और पोर्टफोलियो इन सब में कुछ डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा एक जैसे हैं, बस कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना पोर्टफोलियो का, ये सबसे अलग है कि पोर्टफोलियो में टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ में काम करते हैं। और जैसे मैं आपका पोर्टफोलियो बना रही हूँ तो मैं क्या करती जाऊँगी, आपके अचीवमेंट सारे पॉजिटिव बातें इसमें लिखती जाऊँगी और आपसे भी एडवाइस लेती जाऊँगी कि देखिए तुम आपके बारे में मैं यहाँ पे ये लिखती जा रही हूँ। तो इस तरह का यहाँ इसका पहला फीचर है। सेकेंड फीचर, द पोर्टफोलियो represent a selection of what the student believe are the best included from among the possible collection of things related to the concept being studies, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोर्टफोलियो में सिलेक्शन रहता है कि स्टूडेंट के जो भी उसकी बेस्ट चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। अ पोर्टफोलियो प्रोवाइड सैम्पल्स ऑफ द स्टूडेंट वर्क विच शो ग्रोथ ओवर द टाइम, ठीक है। तो मैं जब पोर्टफोलियो बना रही हूँ सपोज, तो मैं लिख सकती हूँ कि ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने 2000 से लेके 2020 तक इनका जो प्रोग्रेस रहा है इस टाइम पीरियड में क्या रहा है, तो इनका जो ग्राफ रहा है कैरियर का वो ऐसे गया है। तो ये जो मैंने आपको एरो लगा के शो किया या मैंने जो ये दिखाया, ये एक पोर्टफोलियो में उसका ग्रोथ किस टाइम में कितना ग्रोथ रहा है ये भी हम बता सकते हैं। सो द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द असेसिंग द portfolio contents must be clear to the teachers and the student at the outset of the process, ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्टफोलियो के कंटेंट्स हैं तो ये बहुत ही क्लियर होने चाहिए टीचर्स को भी और साथ साथ स्टूडेंट को भी, क्या पर्पज होता है, क्यों पोर्टफोलियो बनाया जाता है। सो ये पोर्टफोलियो बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि हम असेसमेंट करने में इसमें आसानी होती है। पोर्टफोलियो असेसमेंट हैज़ क्लियर गोल्स, ठीक है। जब आप किसी की पोर्टफोलियो का असेसमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लियर गोल्स होते हैं। इनफैक्ट दे आर डिसाइडेड ऑन एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर क्लियर टू टीचर एंड स्टूडेंट अलाइक, ठीक है। तो इसमें बहुत ही क्लियर गोल रहते हैं जिसमें पहले से ही स्टार्टिंग में ही डिसाइड होता है, इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं स्टूडेंट और टीचर्स के लिए। एंड थर्ड है पोर्टफोलियो असेसमेंट गिव्स अ प्रोफाइल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी इन टर्म ऑफ डेप्थ, ब्रीथ एंड ग्रोथ। तो हमें जो अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में बच्चों के बारे में जानना है, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में, तो हम वहाँ पे पोर्टफोलियो मांगेंगे, ना कि रिज्यूम। सो पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ अ टूल फॉर असेसिंग अ वैरायटी ऑफ स्किल इज़ नॉट नॉर्मली टेस्टेबल इन अ सिंगल सेटिंग फॉर ट्रेडिशनल टेस्टिंग, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कि आपका टेस्ट लिया और टेस्ट में 100 मार्क्स का टेस्ट लिया गया 10 लोगों का, और उसमें पता चला किसी के 90% आए हैं, किसी के 80% आए हैं, किसी के 60% आए हैं। तो हमें अगर सिलेक्शन करना है कि जिसके हायर मार्क्स है तो हम किसी एक पर्सन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ट्रेडिशनल तरीका हो गया, लेकिन पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो टेस्टिंग होती है वो कैसी होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हम जैसे मान लीजिए अगर मुझे अपने यहाँ एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो अच्छी टाइपिंग जानता हो, जो हिंदी जानता हो, जो इंग्लिश जानता हो, जो नेट क्वालिफाइड हो, इसके साथ साथ उसको एजुकेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अब उसका अगर मैं पोर्टफोलियो चेक करूंगी तो मैं उसे किसी एक क्राइटेरिया पे चेक नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम इसके जो पोर्टफोलियो होता है इसके असेसमेंट से हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ और डिटेल में जान सकते हैं। सो पोर्टफोलियो असेसमेंट डेवलप्स अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट ऑन लर्निंग। अगर हम पोर्टफोलियो का यूज अगर असेसमेंट कर रहे हो, हम यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाना नहीं सीख रहे हैं, ये भी उसका असेसमेंट कर रहे हैं। जैसे किसी का बना बनाया पोर्टफोलियो आपके सामने आता है, तो अगर आपका खुद का आता है तो आप अपनी ग्रोथ और अपनी बारे में जानकर अपनी खुद लर्निंग को ठीक कर सकते हैं।
इसके साथ साथ पोर्टफोलियो असिस्ट कैटर्स इन इंडिविजुअल इन हेट्रोजोनियस क्लास, ठीक है। अगर आपकी क्लास में बहुत अलग अलग तरह के बच्चे हैं, हेट्रोजोनियस है, ठीक है, एक जैसे नहीं है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो अगर किसी का पोर्टफोलियो आपके पास है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से जज कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। आजकल के जो जैसे कॉन्वेंट क्लासेज हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि बच्चों का प्रॉपर पोर्टफोलियो होता है, उसमें उनकी एक्टिविटीज़, उन्होंने क्या क्या किया है, कितनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो जैसे ही अगर आपके सामने वो उनका पोर्टफोलियो आएगा, तो आप उसको और अच्छे से बच्चे को जज कर पाएंगे, उसको और अच्छे से केयर कर पाएंगे, उसको अच्छे से टीच कर पाएंगे। तो यहाँ पे टीचर्स का कहीं ना कहीं हेल्प करता है। सो पोर्टफोलियो असेसमेंट डेवलप सोशल स्किल, है ना, इसके से बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है, ठीक है, और इसमें वो खुद से अपना पोर्टफोलियो भी डेवलप करना सीख जाते हैं। इसके बाद देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो, क्या बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। सो कवर लेटर अबाउट द ऑथर एंड व्हाट माय पोर्टफोलियो शो अबाउट माय प्रोग्रेस एज अ लर्नर, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं और आप मुझे दिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक कवर लेटर होना चाहिए जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए, ठीक है, कि आप मुझे ये किस बारे में है। सो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स विद नंबर्ड पेजेस, इसमें टेबल्स रहनी चाहिए, पेजेस के ऊपर नंबर पड़े रहने चाहिए, एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या आइटम्स हैं, क्या इसमें क्या स्टूडेंट की चॉइसेस हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होनी चाहिए। डेट होनी चाहिए सभी एंट्रीज पे, ठीक है। अगर डेट नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपने कोई काम कब किया है, तो इसमें जो भी क्या ग्रोथ आपका, किस टाइम में क्या ग्रोथ रहा है, तो उससे रिलेटेड सारी जो प्रूव होने चाहिए, तभी कोई उस पर बिलीव कर सकता है। सपोज जैसे मान लीजिए पोर्टफोलियो का एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको बहुत अच्छा सा, कि आपने अचीवमेंट किया है सपोज, और आपका अखबार में आज नाम आया है ना, न्यूज़पेपर में, तो आप जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो उसमें डेट के साथ अगर उस अखबार का कटिंग और डेट दोनों मेंशन करते हैं, तो वो एक प्रूफ बन जाता है। और अगर आप सिर्फ अखबार में से फोटो काट के लगा देते हैं, उस पर डेट मेंशन नहीं होगी, तो कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा। तो उस पर बिलीव कब किया जाएगा, जब वो प्रूफ के साथ होगा। सो ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं पोर्टफोलियो के। साथ ही साथ ड्राफ्ट्स, ओरल, रिटिन, प्रोडक्ट एंड रिवाइज्ड वर्जन होना चाहिए, है ना। रिफ्लेक्शन can appear at different stages in the learning process for formative and summative purpose, and the lower levels can be written in the मदर टंग और by स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन इंग्लिश, ठीक है। तो वहाँ पे अगर किसी भी लेवल पे बच्चे को अगर अपने आप को वो नहीं एक्सप्रेस इंग्लिश में कर पा रहा, तो मदर टंग में भी वहाँ पे चीज़ें नोट डाउन हो सकती हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम रिफ्लेक्टिव जर्नल। सो रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक कोटेशन यूज़ कर रही हूँ कि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स को समझने के लिए, सिंस एवरीथिंग इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर माइंड, सो एवरीथिंग कैन बी चेंज बाय आवर माइंड। जैसे आप मिरर देखते हैं, तो मिरर में अगर आप अपने आप को हैप्पी देखेंगे तो आप हैप्पी दिखेंगे, और अगर आप गुस्से में दिखेंगे तो गुस्से में दिखते हैं, राइट। सो आप किस फेस को वहाँ पे देख रहे हैं, तो वही क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो इसी तरह से एजुकेशन में भी हम यूज़ करते हैं फीडबैक डिवाइसेस के रूप में रिफ्लेक्टिव जर्नल का। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल। सो बेसिकली रिफ्लेक्टिव जर्नल एक डायरी की तरह आप समझ सकते हैं, जिसमें कोई टीचर क्या करता है, या कोई स्टूडेंट टीचर्स के बारे में, टीचर स्टूडेंट्स के बारे में पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी लिखते हैं, तो ठीक है, वो जैसा फील करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, जैसा हम फील करते हैं एज इट इज, उसमें वैसा ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे इट इज पर्सनल अकाउंट, यानी कि हम ये किस लिए यूज़ करते हैं, पर्सनली किसी के बारे में जानने के लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो तो हम प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टिव जर्नल्स जो होते हैं वो हम किसी के बारे में क्या राय रखते हैं उसके लिए हम इसको लिखते जाते हैं। तो बच्चे नोट करते हैं जो अपनी डायरीज में, ठीक है, तो उसमें टीचर्स के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, लेसन्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट ऑफ एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि एजुकेशन में आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसको आप पर्सनली जो अकाउंट करते हैं, तो उसको हम रिफ्लेक्टिव जर्नल बोल सकते हैं। सेकेंड, इट इज़ अ स्पेस टू रिकॉर्ड एंड रिफ्लेक्ट अपॉन वंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, ठीक है। आप कैसे किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप कैसे अपने रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में आती हैं। इट इज़ अ मीन्स ऑफ एनालाइजिंग थिंकिंग, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपकी थिंकिंग किस तरह की है, उसको एनालिसिस करते हैं आप रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में। सो रिफ्लेक्टिव जर्नल में ध्यान रखेंगे कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वहीं पोर्टफोलियो ओनली पॉजिटिव ही होता है।
सो यूजेज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, कहाँ इसका यूज होता है? अ जर्नल इज कीपिंग अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। सो जर्नल का इसका जो यूज़ किया जाता है वो हम रिटन रिकॉर्ड के लिए इसका यूज़ करते हैं किसी इवेंट का। इसके साथ साथ अ रिफ्लेक्टिव जर्नल ऑल्सो अबाउट रीडिंग बैक ओवर पास एंट्रीज एंड राइटिंग अबाउट न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज। ठीक है, तो ये पुराने के बारे में भी होता है और उनको नए के साथ हम इसको ऐड करके लिखते जाते हैं। सो अ रिफ्लेक्टिव जर्नल इज अ वेरी इफेक्टिव टूल इन डेवलपिंग लर्निंग एंड डीपर्स द लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा लर्निंग का जो आपको बहुत ही ज़्यादा डीपर अगर कोई चाहिए है, ठीक है, या साथ ही आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल की तरह इसका यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें न लिख के आप यहाँ पे क्रिटिकल तरीके से लिखते हैं, तो ये आपकी कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करता है। अब इससे रिलेटेड कोल्ब का एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का साइकिल कोल्ब ने दिया है, तो ध्यान रखना है आपको कि कौन सा कोल्ब ने दिया है, कौन सा गिब्स ने दिया है। तो कोल्ब का जो साइकिल है तो उसमें सबसे पहले हम अपने टास्क को देखते हैं, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन यानी कि हम क्या नोटिस करना चाहते हैं, थर्ड आता है यहाँ पे किस तरह से कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं चीज़ों का, और फोर आता है कि कैसे आप प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये जो साइकिल है ये कोल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल बोला जाता है। एंड सेकेंड है आपका यहाँ पे द रिफ्लेक्टिव साइकिल। तो जो रिफ्लेक्टिव साइकिल है इसमें 5 स्टेप होते हैं। सो रिफ्लेक्टिव साइकिल में पहला होता है डिस्क्रिप्शन, सेकेंड है फीलिंग, थर्ड है आपका एवालुएशन, 4 है आपका कंक्लूजन और 5th है यहाँ पे एक्शन। ठीक है, इसी साइकिल को थोड़ा सा डिटेल में बताया है गिब्स के द्वारा, तो वहाँ पे हम इन सभी के मीनिंग्स को भी देख लेंगे कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। सो ध्यान रखेंगे कि अगर आप सिंपली पूछा जाता है व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव साइकिल, उसके स्टेप्स क्या हैं, तो ये 5 स्टेप लिखने हैं। अगर ये पूछा जाए कि कोल्ब का क्या क्या है तो आपको 4 स्टेप बताने हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि गिब्स का क्या है, तो गिब्स ने भी एक साइकिल दिया है तो उसको भी हम रिफ्लेक्टिव साइकिल बोलते हैं, तो गिब्स के द्वारा है ये, इसका नाम ध्यान रखेंगे। और इसमें 6 स्टेप आते हैं, ये यहाँ पे आपका ये गलत है, यहाँ पे कंक्लूजन आएगा। ठीक है, सो अब देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ। सेकेंड में आता है फीलिंग्स, मेंटेन योर थॉट्स और फीलिंग्स। थर्ड में आता है कमेंट ऑन व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड इन एक्सपीरियंस। ठीक है, आप क्लास ले रहे हैं, क्लास में आपने इवेल्युएशन किया टीचर का, तो आप लिखते जा रहे हैं कि टीचर ने क्या अच्छा पढ़ाया, क्या बुरा पढ़ाया, तो क्या आपको पूरी क्लास में अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो ये क्या है, एक तरीके से आपने कमेंट लिखा। तो इवेल्युएशन करना, एनालिसिस करना, द स्टेट व्हाट यू अंडरस्टैंड ऑफ द सिचुएशन, आपने किसी सिचुएशन में क्या अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। टेल ऑफ व्हाट एल्स कुड हैव बीन डन, यानी कि क्या कंक्लूजन आपने निकाला। और लास्ट में आता है 6 एक्शन एंड कन्वे व्हाट यू वुड डू डिफरेंटली इन फ्यूचर, यानी कि अगर आपने जो चीज़ें सीखी हैं इनसे आप फ्यूचर में क्या और अलग कर सकते हैं। तो इस तरह की ये गिब्स की साइकिल है, तो इसके अलग अलग हैं स्टेप, इन सभी को आपको लर्न करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक गाइस है हमारा रिविक्स। तो रिविक्स क्या होता है? सो रिविक्स बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक गाइड होता है या एक मैट्रिक्स होता है, जिस मैट्रिक्स या जिस गाइड का हम एज ए फीडबैक डिवाइस यूज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रिविक्स। यानी कि अगर आप किसी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आप मैट्रिक्स बना के या किसी क्राइटेरिया को सेट करके वहाँ पे आप प्रॉपर एक गाइड बना लेते हैं, उसका यूज करके जब आप किसी का इवैल्यूएशन करते हैं तो उसको रिविक्स बोलते हैं। सो फीचर्स क्या होते हैं रिविक्स के? फोकस ऑन मेजरिंग स्टेट, ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस, बिहेवियर और क्वालिटी, यानी कि हम इसमें किसी का बिहेवियर या किसी की परफॉर्मेंस या किसी की क्वालिटी को चेक करते हैं। यूज अ रेंज ऑफ रेट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे हम पूरी रेंज देख लेते हैं, उसको रेट दे सकते हैं। कंटेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक अरेंज इन लेवल्स इंडिकेटिंग द डिग्री टू विच स्टैंडर्ड हैज बीन मीट। ठीक है, तो हमने मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया आपने डिसाइड कर लिया, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो हमारे रिजल्ट आए हैं वो उस स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया डिसाइड। अ सेट ऑफ क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर अरेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक सेट बना लेते हैं क्राइटेरिया का, और उस सेट के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो उससे मीट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिविक्स मेजर्स स्टूडेंट वर्क अगेंस्ट रियल लाइफ क्राइटेरिया एंड इज रिफर्ड टू एज अ
फॉर्म ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट। तो इसको ऑथेंटिक असेसमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, जो स्टूडेंट के वर्क को रियल लाइफ की सिचुएशन से अलग तरीके से, एक तरीके से यहाँ पे इसको मेजरमेंट करती है। सो इसकी आउटलाइन को देखते हैं। अ रुब्रिक्स इंक्लूड लेवल ऑफ पोटेंशियल अचीवमेंट फॉर ईच क्राइटेरिया एंड वर्क ऑफ परफॉर्मेंस सैंपल दैट टाइपिफाई ईच ऑफ दोज लेवल। तो हर लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे की परफॉर्मेंस को अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे जज कर सकते हैं। सो लेवल ऑफ अचीवमेंट आर ऑफ्टन गिविंग न्यूमेरिकल स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके अचीवमेंट आता है उसको हम न्यूमेरिकल स्कोर्स में लिख सकते हैं। अ समरी स्कोर फॉर द वर्क बीइंग असिस्ड मे बी प्रोड्यूस बाई एडिंग द स्कोर फॉर ईच क्राइटेरिया। तो इसके बाद हम जो समरी में इसको बनाते हैं एंड में, उसमें हम सारे स्कोर्स को नोट डाउन करते हैं। अदर रुब्रिक्स में ऑल्सो इंक्लूड स्पेस फॉर द जज टू डिस्क्राइब द रीजंस फॉर ईच जजमेंट और टू मेक सजेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम जज भी कर सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं, और जिससे हम बच्चे को आगे सजेशन दे सकते हैं। सो स्टेप टू डिज़ाइन रुब्रिक्स। तो रुब्रिक्स को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई अ लर्निंग गोल, यानी किस लर्निंग गोल के लिए हम रुब्रिक्स बना रहे हैं। सो आइडेंटिफाई लर्निंग गोल्स को करने के बाद हम देखते हैं कि चूज आउटकम्स की क्या आउटकम आने चाहिए, जिसको हम रुब्रिक्स पे मेजरमेंट करेंगे। एंड डेवलप और अडॉप्ट एन एग्जिटिंग रुब्रिक्स। ठीक है, या हम कोई नई रुब्रिक्स डेवलप कर रहे हैं, या किसी जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, या किसी जो अगर वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम बना भी सकते हैं। और ऑलरेडी कोई है तो उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। थर्ड आता है शेयर इट विद स्टूडेंट। ठीक है, हम स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करके भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें असेसमेंट कैसे करना है, ग्रेड कैसे देने हैं, प्लस यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि रिपोर्ट जो रिजल्ट आएगा उसकी रिपोर्ट्स को कैसे तैयार करेंगे। तो ये बनाता है। साथ ही ये डिफाइन क्वालिटी को डिफाइन करता है। स्टूडेंट के लिए ये क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है, वहीं टीचर्स के लिए ये ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। सेकेंड है, ये टीचर्स के लिए किस तरह से हेल्प करता है? फोकस टू क्लैरिफाई हिज हर क्राइटेरिया इन स्पेसिफिक टर्म। सो किसी भी बच्चे का स्पेसिफिक टर्म में क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए, और स्टूडेंट के लिए अवेयरनेस ऑफ अबाउट द क्राइटेरिया टू यूज इन असेसिंग पीयर परफॉर्मेंस। तो पीयर परफॉर्मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इस। सो ये स्टूडेंट को प्रमोट करता है अवेयरनेस ऑफ द अबाउट द क्राइटेरिया टू यूज इन असेसिंग पीयर परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आपका कोई साथ का बच्चा है जो आपके साथ पढ़ रहा है, उसका आप परफॉर्मेंस का असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, रुब्रिक्स का यूज़ करके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अवेयरनेस देता है। साथ ही टीचर्स के लिए ये यूजफुल है एज ए फीडबैक, जिससे हम इफेक्टिव तरीके से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए इट हेल्प स्टूडेंट जज एंड रिवाइज देयर ऑन वर्क बिफोर हैंडिंग इन देयर असाइनमेंट। ठीक है, तो अपने आप जब असाइनमेंट्स रेडी करते हैं तो आप अच्छी तरीके से उसको चेक कर सकते हैं रुब्रिक्स का यूज़ करके। एंड टीचर्स के लिए प्रोवाइड बेंचमार्क अगेंस्ट विच ऑफ मेजर द डॉक्यूमेंट्स प्रोग्रेस। ठीक है, तो हम एक तरीके की जो बेंचमार्किंग होती है उसके अगेंस्ट हम मेजरमेंट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स के लिए क्लियरली शो द स्टूडेंट हाउ देयर वर्क विल बी इवेलुएटेड एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जो कोई काम है वो कैसे इवेलुएट किया गया है और क्या उसकी एक्सपेक्टेशन थी, उन दोनों के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कि एग्जाम्पल लिया है रुब्रिक्स एलिमेंट्री मैथ सेल्फ असेसमेंट। अब कोई बच्चा रुब्रिक्स का यूज़ करके क्या कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, और इसमें हम रुब्रिक्स का यूज़ करें। तो रुब्रिक्स का मतलब क्या है कि एक ये जो बनाया गया है ना, जैसे ये जो एक ढांचा बनाया, स्ट्रक्चर बनाया गया, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में या इस गाइड में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बच्चा खुद का यूज़ कर रहा है, इस मैट्रिक्स का यूज़ करके क्या यूज़ कर रहा है, मैथ का सेल्फ असेसमेंट। ये असेसमेंट कैसा है, अगर यहाँ टीचर कर रहा होता है तो टीचर असेसमेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्फ कर रहा है, तो सबसे पहले स्टूडेंट का नाम हमने डाल दिया, उसके बाद किस डेट को ये लिया गया तो ये डेट डाल दी। इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ पे ये बना लिया। अब हम सबसे पहले कैटेगरीज बनाते हैं। तो कैटेगरी पहली कैसी है, कंप्लीटेशन, यानी कि इसको कितने टाइम में कंप्लीट किया गया, क्या एफर्ट लगाए, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या रीजनिंग थी, क्या एक्सप्लेनेशन थी, क्या यहाँ पे उसके सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने क्या किया, नोट कैटेगरीज बना ली। अब उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको मैंने मार्क्स दे दिए 1 2 3 4 5। तो इस रुब्रिक्स के अकॉर्डिंग अब मान लीजिए कि वर्क को कंप्लीट, सारा वर्क कंप्लीट करने में उसको हमने 4 मार्क्स दिया है। ठीक है, मोस्ट जो काम था वो
3 मार्क्स के लिए दिया गया है। सम काम उसने 2 में किया है और कुछ काम उसने 1 में किया है। तो अब यहाँ पे 3 4 3 2 1। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने काम को पूरा करने में सबसे जल्दी दिखाई है, तो ए स्टूडेंट ने काम करने में, कंप्लीट टास्क करने में बहुत जल्दी काम पूरा किया, तो उसे हमने कितने मार्क्स दिए? 4। अब किसी बच्चे के हमने देखा कि उसका एफर्ट कैसा लगाया, तो ट्राई टू द ऑल द वर्क, या कुछ काम को किया है या थोड़ा काम किया है, तो हमने देखा उसने जो काम किया है उसने टाइम तो सही लगाया, लेकिन जो टास्क था टाइम पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसने जो यहाँ पे एफर्ट लगाया है वो थोड़ा एफर्ट लगाया, एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाया, तो उसको हमने यहाँ पे 2 मार्क्स दे दिया। तो इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग बाद में आप उसका क्या कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। और इस टोटल के द्वारा हम, जैसे मान लीजिए ये टोटल सपोज 12 आता है, ठीक है। अब ये 18 आता है अगर ये, और किसी बच्चे का 20 आता है, किसी बच्चे का 50 आता है, तो हम ये बता सकते हैं कि किस बच्चे का रूबिक्स में कैसे यूज़ किया गया। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा एग्जांपल है रूबिक्स का यूज़ करने के लिए। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रूबिक्स का हम यूज़ कैसे करते हैं। सो ओके गाइज, तो आपने रूबिक्स को समझ लिया, पोर्टफोलियो को समझ लिया और रिफ्लेक्टिव जर्नल को समझ लिया। नेक्स्ट पीपीटी में हम देखेंगे आईसीटी और कंपेटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।